P and Q are inclined at angle theta proved that vector P माइनस वेक्टर Q बराबर 2 साइन थीटा बाय 2। कहीं ना कहीं एक ये थ्योरी भी है, कहीं ना कहीं ये क्या है, एक थ्योरी भी है कि सब्सट्रैक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर अगर वो थीटा एंगल पे है तो उसका वैल्यू क्या होता है 2 साइन थीटा बाय 2। अगर एंगल अल्फा बनाएगा तो अल्फा बाय 2, यही होगा ना। कैसे करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इसमें नहीं आएगा बाबू। दो यूनिट वेक्टर अगर थीटा एंगल से इंक्लाइंड करता है तो दोनों यूनिट वेक्टर का जो डिफरेंस होता है वो 2 साइन थीटा बाय 2 के बराबर होता है। देखो, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट P माइनस Q अगर ऐसा है, ठीक है, तो रिजल्टेंट इसका क्या हो जाता है, अंडर रूट यूनिट वेक्टर P का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर Q का स्क्वायर माइनस 2 यूनिट वेक्टर P यूनिट वेक्टर Q कॉस थीटा। रिजल्टेंट का यही फॉर्मूला होता है ना सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, ठीक है। यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर को कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। यानी इनका मैग्नीट्यूड कितना, इनका मैग्नीट्यूड कितना, इनका यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? हाँ बोलो। रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला याद है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हमने बताया था वेक्टर A माइनस वेक्टर B बराबर क्या होता था, अंडर रूट वेक्टर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस 2AB कॉस थीटा होता था। इसी को रिजल्टेंट कहते हैं। हाँ, इसको प्रूफ भी किया था मैंने, है ना, पैरेललोग्राम लॉ के लिए। बस उसी फार्मूला को, इस फार्मूला को यहाँ पे रखे हैं। ए वेक्टर ए की जगह पर क्या है, यूनिट वेक्टर P है। वेक्टर B की जगह क्या है, यूनिट वेक्टर Q है। बस उसकी जगह रिप्लेस कर दिया। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है बताएगा आदित्य? हाँ, एक सेकंड पहले मैंने खुद बोला है, ध्यान नहीं था तुम्हारा, इसीलिए तुमको खड़ा किया, है ना। बैठो, ध्यान रखो। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। तो वेक्टर यूनिट वेक्टर P की जगह, यूनिट वेक्टर Q की जगह इनका मैग्नीट्यूड सेट करना था। ये भी
1, ठीक है, क्लियर। अरे फार्मूला है रे, 2 × 1 × 1 × cos थीटा। ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ -2 cos थीटा। 1 + 1 कितना, 2 -2 cos थीटा। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 1 - cos, और 1 - cos थीटा बराबर कितना होता है, 2 sin² θ/2। 1 - cos थीटा बराबर कितना होता है, 2 sin² θ/2। सब्स्टिट्यूट कर दूं इसकी जगह, ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 sin² θ/2। इस पेयर से एक बाहर, इससे एक बाहर, क्या प्रूव हो गया अपना, हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P - Q = 2 sin θ/2। एक बार फिर से समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे सवाल क्या कहता है, कहता है कि यूनिट वेक्टर, सवाल में क्या कर दिया, यूनिट वेक्टर, और जहाँ कैप लगा दिया वहाँ अपने आप हम समझ लेंगे कि यूनिट वेक्टर है। P कैप एंड Q कैप, इंक्लाइन का मतलब होता है ऐसे पड़ा है, ठीक है, रखा है, ये दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का बना रहा है, थीटा डिग्री का, यानी एक दूसरे से थीटा डिग्री पर क्या है, इंक्लाइंडेड है। तो आपको प्रूव्ड करना है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P, मतलब यूनिट वेक्टर P - यूनिट वेक्टर Q बराबर = 2 sin θ/2। अभी सवाल के सॉल्यूशन की स्टार्ट करते हैं। हम जानते क्या हैं कि वेक्टर यूनिट वेक्टर P - यूनिट वेक्टर Q बराबर, इसी को हम लोग रिजल्टेंट भी कहते हैं। और रिजल्टेंट का फार्मूला क्या हमने पढ़ा था सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में, a² + b² - 2ab cos थीटा। उस फार्मूला को यूज किए। a की जगह पर यहाँ क्या है, वेक्टर यूनिट वेक्टर P हमने रख दिया, Q की जगह क्या है, यूनिट, B की जगह क्या है, यूनिट वेक्टर Q रख दिया, माइनस साइन दिया, A की जगह फिर यूनिट वेक्टर P, B की जगह फिर यूनिट वेक्टर Q। बाकी यहाँ अगर थीटा की जगह अल्फा होता तो यहाँ क्या सेट कर देते, अल्फा। अगर बीटा रहता तो क्या सेट कर देते, जो एंगल दिया हुआ रहेगा वो हम सेट कर देंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन होता है वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। क्या हो जाए, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। या इसी को ऐसे लिखा जाता है, वेक्टर P डॉट वेक्टर P प्लस वेक्टर Q डॉट वेक्टर Q -2 यूनिट वेक्टर P डॉट यूनिट वेक्टर Q, ठीक है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 + 1 -2 × 1 × 1 cos थीटा। या तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू सेट कर दो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे करके चलो बात इक्वल ही है, क्योंकि हम यहाँ पे साइन किसका लगा दिए हैं, मॉड का। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी, 1, यानी 1 का स्क्वायर। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी, उसका स्क्वायर। ये बच गया -2 cos थीटा। 1 + 1 कितना, 2 - 2 cos थीटा। दोनों में से 2 कॉमन, अंदर क्या बचा, 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा को क्या कहते हैं, 2 sin² θ/2। अब ये पेयर से बाहर निकालेंगे, एक पेयर जो है किसका है, 2 × 2 का,
2 बाहर निकल गया। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इससे साइन थीटा बाई 2 बाहर निकल गया, और यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, हुआ। अगला सवाल लिखिए। देखिए, अ सेल बोट, SAIL 2 किलोमीटर DUE ईस्ट, कॉमा 5 किलोमीटर 37 डिग्री, साउथ ऑफ ईस्ट, एंड फाइनली an unknown displacement full stop. If the final displacement of the boat from the starting point is 6 kilometer due east, determine the third displacement. Determine the third displacement. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए डायरेक्शन का, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पार्टिकल में कह रहा है कि ये ईस्ट डायरेक्शन में 2 गया, और दूसरा जो 5 जा रहा है किधर जा रहा है? 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए, साउथ ऑफ द ईस्ट। ये 5 है, ठीक है। क्या है ये? 5 है। जो भी है किलोमीटर है ना, और इसके साथ एंगल कितना बना रहा है? 37। ठीक, चलिए सबसे पहले अगर हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट इसका कितना दे दिया है? 6 i कैप। क्वेश्चन एक बार समझा दूं, गौर से सुनो। एक बोट है, ठीक है, वो
स्टार्ट हुआ 2 किलोमीटर जो है ईस्ट की तरफ गया, ठीक, और 5 किलोमीटर 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए किधर गया है, साउथ से ईस्ट की तरफ, ठीक है। और कुछ जो है अननोन डिस्प्लेसमेंट इसने तय किया है जिसकी जानकारी हमें नहीं है, ठीक है। कहता है कि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ ओरिजिन से वो 6 किलोमीटर का हुआ है, किधर, ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपको जो वो अननोन डिस्प्लेसमेंट है वो क्या करना है, निकालना है, ठीक है। यानी कि जो अननोन डिस्प्लेसमेंट है वो अपने को क्या निकालना है, अपने को फाइंड आउट करना है। अच्छा, सबसे पहले एक्स कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं इसका, एक्स कंपोनेंट मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, 5 cos 37 होगा, और cos 37 की वैल्यू कितनी, 4/5 होगा। 5 से 5 गया तो कितना बचा, 4। अब चूंकि x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो इसकी यूनिट वेक्टर कितनी हो जाएगी, 4i कैप। y कंपोनेंट, अब y कंपोनेंट जाएगा तो किस एक्सिस में जा रहा है, x डैश एक्सिस में। तो ये होगा कितना, 5 साइन कितना, -37, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। cos -37 का वैल्यू क्या हो जाता है, cos 37 ही हो जाता है। यानी कि -5 साइन 37 यानी -5 इंटू 3/5 कट गया तो कितना बचा, -3, और इसका कंपोनेंट कैसा, j कैप, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट तो 6i कैप है, वो तो मानते हैं, लेकिन इन दोनों का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट और साथ में जो स्टार्ट किया था इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो कितना हो गया ये अपना 2i कैप जो स्टार्ट हुआ था इस डायरेक्शन में, प्लस इसका 4i कैप और -3j कैप हो गया। 4 2 6i कैप -3j कैप हुआ। एज्यूम कर लेते हैं, लेट अननोन डिस्प्लेसमेंट कितना, ai कैप प्लस bj कैप। अब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 6i कैप के हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखें 6i कैप -3j कैप प्लस ai कैप प्लस bj कैप बराबर 6i कैप। अब इसको उठाकर इधर लेके चले जाते हैं तो ai कैप प्लस bj कैप बराबर 6i कैप -6i कैप प्लस 3j कैप होगा। सर -6 का कहाँ पे, अरे ये नेट डिस्प्लेसमेंट जो सवाल में दिया हुआ है कि जो घूमा है ना बोट, वो पहुंचा है एक्स एक्सिस पे और वो पहुंचा है 6 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। तो सवाल में ही दे दिया है ना, और बोला क्या कि कुछ दूरी जो है वो अननोन डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया है, बात समझा, कुछ दूर तक। तो वही कितना अननोन डिस्प्लेसमेंट है वो पता करने बोल रहा है, ठीक। हम सबसे पहले क्या किए सवाल में, एक्स कंपोनेंट निकाल लिए जो इस डायरेक्शन में था, फिर वाई कंपोनेंट निकाल लिए
तुम ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ सर -37 लिए, हम यहाँ कहेंगे ठीक है ले लिए, cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा ही होता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू पुट किए, x कंपोनेंट इतना आया, y कंपोनेंट इतना आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अननोन डिस्प्लेसमेंट के बिना कितना हुआ, अर्थात D1 जो 2i कैप शुरुआत में जो ईस्ट डायरेक्शन में गया था वो लिख दिए, प्लस इन दोनों कंपोनेंट को ऐड कर दिए, जोड़ दिए, इतना आया। मान लिए कि जो अननोन डिस्प्लेसमेंट था वो ai कैप प्लस bj कैप है, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 6i कैप दिया हुआ है सवाल में, और नेट डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना, इसको एक काम करो, इसको d1 माना है तो इसको d2 मान लो, तो d बराबर कितना, d1 प्लस d2 होगा कि नहीं होगा। इसको लिए जोड़ दिए, बराबर किसके कर दिए, नेट डिस्प्लेसमेंट के, 6i कैप। इसको उठा के इधर ले गए -6i कैप, इसको उठाकर इधर ले गए तो +3j कैप, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, ai कैप प्लस bj कैप बराबर कितना, 3j कैप, ऐसे 0i कैप प्लस 3j कैप। इसका मतलब a की वैल्यू 0, b की वैल्यू, 3, यही आंसर है। तो कंपोनेंट निकालने के लिए बताए थे ना, x के एक्सिस के अलोंग अगर एंगल बन रहा है तो x और रिजल्टेंट के बीच में बन रहा है ना, तो क्या होता था, याद करो, अगर ऐसा हम बनाते थे तो ये थीटा था, मान लो ये r था, तो इसको r cos थीटा लिखते थे, जरूरी नहीं है, ये r sin थीटा लिखते थे। एक चीज़ और बताए थे कि अगर एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, r cos अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा, r sin अल्फ़ा। ये भी देखना होता है कि एंगल किसके साथ बना रहा है। अगर x एक्सिस और रिजल्टेंट के बीच में बन रहा है तो x कंपोनेंट r cos थीटा, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, बात समझ गए, हाँ नहीं समझे, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ ना, हाँ अब समझे। दो फिगर बनाता हूँ, ये थीटा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, ये P, तो P का काम कौन करेगा, Y, B का काम कौन करेगा, X, और H तो ये है ही, ठीक। तो ये जो कंपोनेंट बनाएगा मान लेते हैं, तो ये H cos थीटा बना देगा X एक्सिस, और Y एक्सिस क्या बनाएगा अपना, H sin थीटा बनाएगा, क्लियर है। अगर दूसरे फिगर में हम देखते हैं, ये अल्फ़ा है, अगर हम ऐसे खींचते हैं तो एक्यूट एंगल के सामने का ये साइड क्या है, परपेंडिकुलर होगा, यानी ये x है, यही है ना, तो x बराबर कितना, h sin अल्फ़ा, और ये कितना, h cos अल्फ़ा। यानी जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है तो उस एक्सिस पर का कंपोनेंट किसके, कौन सा टी रेशियो के साथ होगा, कॉस। अगर इन दोनों के बीच में बन रहा है तो कॉस अल्फ़ा, अगर यहीं पर इन दोनों के बीच में बन रहा था तो ये कॉस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जो सवाल है इसमें क्या है, ये बना दिया, ये थीटा है, और बेसिकली मैथमेटिक्स के अनुसार इसको या डायरेक्शन प्रॉपर्टी के अनुसार इसको क्या लेते हैं, माइनस थीटा। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, r cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा बराबर कितना, cos थीटा। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, r sin माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस r sin थीटा। वही किया है मैंने, साइन 37 की वैल्यू 3/5, कॉस 37 की वैल्यू 4/5, सबकी वैल्यू पुट किए, ठीक है।
जो एक और सवाल में दिया हुआ था कि जो चला है वो किधर चला है, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन कौन सा एक्सिस को दिखा रहा है, 2i कैप। इसको जोड़ दिए तो अपना क्या निकल गया, d1 यहाँ से, ठीक। फिर बोला एक डिस्प्लेसमेंट अननोन है, तो अननोन को मान लिए, दोनों को जोड़ दिए और नेट डिस्प्लेसमेंट के बराबर कर दिए, ठीक है। कितने डिग्री का है, 30। और वेक्टर बी और सी के बीच में, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, सॉरी ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90। इसका कोई लेना देना है नहीं, है ना। ये कितने का बना रहा है, 120। अब देखो वेक्टर ए का x कंपोनेंट क्या होगा, ए आई कैप, सीधा सीधा होगा ना। और वेक्टर ए का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वेक्टर ए किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। यानी इसका x कंपोनेंट कितना, 3i कैप हो गया। ये तो वेक्टर ए के लिए हो गया। वेक्टर बी के लिए पंखुड़ी, x कंपोनेंट वेक्टर बी के लिए क्या होगा, जे कैप। अभी बताए थे ना कि अगर ये रिजल्टेंट टाइप है ना, फिर अभी फिगर में क्या बताया था ऐसे करके, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये b है, ये 30 डिग्री का है, ये होगा bx बराबर b cos 30। क्या हो जाएगा, b cos 30। cos 30 का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना आ गया, बी वाई बराबर कितना हो जाएगा, b sin 30। sin 30 का वैल्यू कितना, इसका ये कंपोनेंट कितना हो गया। सी के लिए देखो, सी एक्स एंगल टोटल कितने डिग्री का बना रहा है, ये हो जाएगा सी कॉस 120। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं सी कॉस 180 माइनस 60 बराबर माइनस सी कॉस 120, सॉरी कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू सी कितना दिया हुआ है, कितना आ गया। अगर इसी का y निकालें तो c साइन 120, साइन को लिख सकते हैं 180 माइनस 60। ये माइनस साइन 60 होगा कि प्लस साइन 60, साइन 60 का वैल्यू, तो आंसर कितना आया, हो गया। अरे इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, ये 30 जोड़ दिए यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो गया 120, बाकी सब तो वही चीज़ है। अरे 120 पे लिए हैं और 120 को 180 माइनस 60 नहीं लिख सकते हैं। अरे तो ये तो ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है यार,
कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। मैथमेटिकल टूल्स में लिखवाए हुए हैं तुम्हारे कॉपी पे।